नमस्कार, मेडिटॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर यूएस अग्रवाल, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर यूएस अग्रवाल एसएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, स्किन डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोफेसर है स्किन डिपार्टमेंट के एसएमएस अस्पताल में। डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे त्वचा से संबंधित बीमारियों के बारे में। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में, प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त इस मौसम में किन बीमारियों के पेशेंट आपके पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? जी, हमारे यहाँ स्किन डिपार्टमेंट में मैं एसएमएस अस्पताल के अंदर कार्यरत हूँ एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर एंड हेड हूँ मैं वहाँ पर। और हमारे यहाँ स्किन में जो पेशेंट्स आते हैं वो इन दिनों बरसात के मौसम में इन्फेक्शन वाले ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। जो इन्फेक्शन से रिलेटेड मतलब जो हमारे पायोडर्मा मतलब जो फोड़े फुंसी वाले पेशेंट्स हैं, जो स्केबीज मतलब जो खुजली के पेशेंट्स हैं, और फंगल इन्फेक्शंस जैसे टीनिया इन्फेक्शन, ये वाले पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो है पसीने से रिलेटेड पेशेंट्स जो बीमारियां हैं उनके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जिनमें कि गमोरियाँ हो गई और रंग की एलर्जी, क्योंकि पसीने के कारण हमारे कपड़ों का रंग वगैरह जो है वो ब्लीच हो जाता है और जहाँ जहाँ त्वचा के अंदर जहाँ जहाँ भी कांटेक्ट में आता है उस जगह जो है एलर्जी हो जाती है। तो ज़्यादातर यही पेशेंट हमारे यहाँ इस समय आते हैं। जी जो डॉक्टर साहब पेशेंट आ रहे हैं आपके पास पसीने से रिलेटेड बीमारियों के आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पसीना भी मौसम बदलता रहता है, तो पसीने से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनका किस तरह से समाधान होता है और कितना विकराल रूप धारण कर सकती हैं बीमारियां? जो पसीना जो मैं आपको समझाऊं कि हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छे एक तरह की ऑर्गन है जो कि कुदरत ने हमें न केवल हमारी शरीर को ढकने के लिए दिया है, ये जो कि नेचुरली अगर मान लो पूरा स्किन वो खुला रहेगा हमारा शरीर, तो सारा बैक्टीरिया, वायरस, जो भी बाहर का एनवायरमेंटल जो भी इंजरी होगी वो हमारे शरीर में घुस जाएगी। तो स्किन एक आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है, मतलब प्रोटेक्शन के मतलब आपको जो है बचाने के लिए पूरी शरीर के लिए कवरिंग है। पर न केवल कुदरत ने हमें इसको बचाने के लिए काम दिया, लेकिन इसके और भी कई फंक्शंस दिए हैं, जिसमें कि पसीना बनना एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। और ये एक तरह से मान लीजिए कि थर्मोस्टेट का काम करती है हमारी बॉडी। अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है किसी कारण से, या मौसम से, या हमारे बुखार है किसी कारण से, तो हमारे इसको कंट्रोल करने के लिए पसीना निकलता है बॉडी से। और क्योंकि ये बरसात के मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, इसलिए इस पसीने के कारण जो है ये ज़्यादा पसीना निकलता है। लेकिन ओवर प्रोडक्शन से जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, और इन्हीं को हम गमोरी कहते हैं। तो गमोरी होने से मरीज को बहुत दिक्कत होती है, इनको खुजली चलना, कई बार ज़्यादा हम खुजा लेते हैं तो उससे सेकंड इन्फेक्शन हो जाता है, और पायोडर्मा, सेकंड इन्फेक्शन, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो उसके लिए कपड़े अपने को ढीले पहनने चाहिए, और हो सके तो कम रंग वाले, जो कि वाइट कलर या हल्के कलर के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहनिए, और टैल्कम पाउडर का प्रयोग करिए। और कब अगर मान लो गमोरी होने की संभावना हो तो ठंडे पानी की पट्टी से सेक लीजिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि फोड़े फुंसी के लिए आपने बताया था, फोड़े फुंसी के मरीज़ आ रहे हैं, फोड़े फुंसी होते हैं आज लोगों में, तो उसे इग्नोर कर देते हैं, होते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते, उसको एक जिसे कहते हैं फर्स्ट मेडिसिन से उसे घर पर ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसे आजकल लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन पर, तो क्या ये ठीक है? क्या फोड़े फुंसी होने पर डॉक्टर की सलाह ली जानी चाहिए? जी जी, फोड़े फुंसी में डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे बुखार होना और आपका डेली रूटीन में फंक्शन प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर मान लो आपने ठीक नहीं किया तो सेलुलाइटिस, कार्बंकल, इस तरह कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो डॉक्टर की सलाह तो लेना ही है, और इसका इलाज बहुत सिंपल है। ज़रूरी नहीं है फोड़े फुंसी के लिए हम चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएँ, कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं, आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जा सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन के पास या बच्चों के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और क्योंकि इलाज बहुत सिंपल है, एक एंटीबायोटिक कोर्स देना पड़ता है, और कई बार तो केवल लगाने वाली जो टॉपिकल एंटीबायोटिक होती है उन्हीं से ठीक हो जाता है फोड़े फुंसी का। जी डॉक्टर साहब, गर्मी हो, बरसात हो, आमतौर पर देखा गया है कि लोगों की जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, और हर मौसम में कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाती है उन्हें। जी जी। तो इस एलर्जी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे दूर रहा जा सकता है? गर्मी में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बारिश में एलर्जी हो जाती है लोगों की स्किन पर, तो किस तरह से इससे दूर रहा जा सकता है? हाँ जी, देखो मैंने जैसा आपको बताया कि जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है,
और अपन इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी स्किन कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंदर का जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है, हार्ट, ब्रेन वगैरह, वो तो महत्वपूर्ण हमारे ऑर्गन है ही, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्किन भगवान ने बनाई है, न केवल वो जो है आपको प्रोटेक्शन दे रही है, उसमें और भी कई वाइटल फंक्शंस हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जब स्किन के अंदर कलर चेंजेस हो जाते हैं, तो ये देखने में भी हमारी स्किन को सुंदर लगना चाहिए। और जो भी जो प्रॉब्लम्स होती है स्किन की, वो दिखती हैं आदमी को सामने। अब मान लो किसी को अंदर वाली प्रॉब्लम है तो वो दिखता नहीं है पेशेंट, तो इसलिए उसको ज़्यादा बॉदर नहीं है, सोसाइटी बॉदर नहीं है। तो जैसे ही हमारे स्किन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो चाहता है कि तुरंत इलाज हो। और क्योंकि इतनी सारी चीज़ों से कॉन्टैक्ट में आती है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, उनके कॉन्टैक्ट में आती है, फिर इतने सारे एनवायरमेंटल केमिकल्स, साबुन, तेल, जो भी एनवायरनमेंट में मान लो कोई इंजूरियस सब्सटेंस है, और ये सब कांटेक्ट में आने से स्किन में कई तरह की एलर्जी हो जाती है। तो इसको हम कांटेक्ट एलर्जी कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है महिलाएं, उनसे एलर्जी हो सकती है। बिंदी डर्मेटाइटिस हो सकती है, बिंदी सूज आएगी, लिपस्टिक्स हो जाएगी, जो भी हम कॉस्मेटिक काम में लेते हैं, इवन फेस, आई लाइनर्स, थाउजेंड ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि देते हैं। महिलाएं जो अपने घर में काम करती हैं, उनको साबुन से, डिटर्जेंट से, और बहुत सारी वेजिटेबल से, पता नहीं क्या क्या, आप सोच सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट से, सबसे एलर्जी हो जाती है। तो इन सबको काम में भी लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम उसको काम लेना बंद कर दें। तो इन सबके साथ हम सावधानी से बरतें, और हमें मान लो पता चल जाए कि इस चीज़ से एलर्जी है, तो वो हमें फिर छोड़नी पड़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? एलर्जी है तो काम छोड़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका? जी, अगर मान लो आपको इस चीज़ से एलर्जी है तो वो तो छोड़नी पड़ेगी आपको, पहले चीज़ तो ना। और आपको जानकर बड़ा थोड़ा सा विस्मय हो गया कि जो हवा से जो कॉन्टैक्ट से बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है। जैसे प्लांट्स की एलर्जी है, तो उसमें जो पोलन्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, उनसे एलर्जी जाती है। मान लो प्लांट्स की एलर्जी है तो वो पोलन्स उड़ के हवा से लगते हैं, उसे हम एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसी तरह से बहुत से पेशेंट हमारे सनलाइट से एलर्जी करते हैं, धूप से एलर्जी हो जाती है, उनमें एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे एलर्जी हो जाती है। तो आप देखिए कि जो रोजाना की मर्रा के काम की चीज़ें, हमारे एयर से के बिना तो कोई रह नहीं सकता, सन के बिना, एक्सपोजर के बिना रह नहीं सकता। तो ये सब चीज़ों से भी एलर्जी होने से बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन हम लोग उनको, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके कि आपको इस चीज़ से पर्टिकुलर एलर्जी है, उसका हम उनको छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। और न केवल ये, उनका हम इलाज करते हैं, कुछ दवाइयाँ भी होती है जिनसे कि परमानेंट भी ठीक हो सकते हैं। तो बहुत सारे, हर पेशेंट को अलग अलग तरह की आवश्यकता के अनुसार हम ठीक करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ताजिंदगी एलर्जी होती है। हमारे जितने पेशेंट आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा समय लगता है, पर जैसा मैंने बताया, क्योंकि स्किन के ऊपर से दिखता है, इसलिए पेशेंट सोचता है कि शायद ये ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सारी एलर्जी ठीक हो जाती है। और अगर कॉन्टैक्ट एलर्जी है, मान लो आपको पता लग गया कि इस चीज़ की एलर्जी है, तो वो तो आपको अवॉइड लंबे समय तक करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने एलर्जी से संबंधित बीमारियों के बारे में बताया, डिजीज़ के बारे में बताया, उनका समाधान बताया। एक यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे हम, जलने से आमतौर पर देखा गया है कि गृहिणियाँ काम करती हैं घर में, छोटे मोटे जल जाते हैं, जलने के निशान रह जाते हैं, तो क्या उसका कोई इलाज है? जी, जलने से जो निशान बनते हैं, हम सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं कि निशान बने ही नहीं। तो अगर मान लो पेशेंट हमारे पास टाइम से आ जाते हैं, तो उनको हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो स्किन की जो हीलिंग है उसको नॉर्मल होने दो, बार बार में डिस्टर्ब मत करो उस हीलिंग को। कि आपने लिया, उसमें ये लगा, कई तरह के ऑइंटमेंट लगा लिए, कई तरह के ट्यूब्स लगा लिए, फिर जो ऊपर से जो पपड़ी आती है उसके हीलिंग के टाइम पे, उसको बार बार में उखाड़िए नहीं। नेचुरल वे में हीलिंग होगी तो स्कार ठीक बनेगा। और जितना ज़्यादा हम उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बार बार में उसको कुछ लगा के या उखाड़ के उसको करेंगे, तो एक तो स्कार गहरा बनेगा। तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्कार बने ही नहीं। और अगर बन जाता है तो डिपेंड करता है कितनी डेप्थ पे स्कार बना है। मान लो केवल स्किन के सुपरफिशियल लेयर की डैमेज हुई है और केवल रंग चेंज करने के कारण स्कारिंग हुई है, तो हम उसको, तो हम डिपिगमेंटिक क्रीम्स होती हैं उनको देकर हम ठीक कर देते हैं। मतलब रंग कम करने वाली जो क्रीम्स होती है, ज़्यादातर ज़्यादा रंग बन जाता है तो हाइपर पिगमेंटेशन कहलाता है वो, और उसको हम लगातार उसको लगा के ऑइंटमेंट्स वगैरह ठीक कर देते हैं डिपिगमेंटिक क्रीम से। लेकिन अगर मान लो डीप स्कार बना है, डीप स्कार मतलब गहरा स्कार अगर बना है, तो फिर उसको सर्जरी से, डर्मोएब्रेजन से, प्लास्टिक सर्जरी से, स्कार रिविजन से, इस तरह से ठीक कर सकते हैं। और तीसरे तरह के जो स्कार बनते हैं बर्न के बाद, जो कि गहरे स्कार होते हैं, वो कीलॉइड कहलाते हैं। कीलॉइड मतलब जितनी हीलिंग के टाइम पे जितनी स्किन बननी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर स्किन बन गई। जैसे उठे हुए आपको चकते बन जाते हैं बॉडी के अंदर, और उनको ठीक करने के लिए हमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसके अंदर इंट्रा लीजन इंजेक्शन लगाते हैं, लीजन के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, क्रीम्स देते हैं, कुछ प्रेशर बैंडेज आती है।
तो जिस तरह का स्कार है उसी के हिसाब से हमें उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक बीमारी होती है सफ़ेद दाग हो जाते हैं, लोगों की त्वचा पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, ल्यूकोडर्मा जिसे कहते हैं, क्या इसका इलाज संभव है? जो सफ़ेद दाग जो होते हैं उनको हम आपकी सामान्य भाषा में हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं इसको, और हमारे मेडिकल टर्म्स के अंदर में से विटिलाइको कहते हैं, विटिलाइको कहते हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर 1 से लेकर 5% तक लोगों के अंदर ये बीमारी है, और ये बड़ी मैं कहूँगा कि गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि ये देखने से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को भी ल्यूकोडर्मा है। तो उसको न केवल एक सोशल उसको एम्बरेसमेंट होता है और सोशली उसको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, साइकोलॉजिकली उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ऐसे पेशेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि हम जैसे ही पेशेंट आया उसमें बीमारी को बढ़ना रोकें, क्योंकि अगर बीमारी बढ़ती रहेगी तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। मान लो आपने ल्यूकोडर्मा को सारे शरीर में फैला लिया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। पर अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट अच्छे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं तो हम लोग रोक देते हैं उस बीमारी को, और रोकने का मतलब हो गया कि कम से कम 70% तो उसकी समस्या सॉल्व हो गई। तो बाकी जो 30% समस्या उसकी ठीक करने की है वो हम लोग कई तरह की हमारे पास मेडिसिन हैं, जिसमें कि रंग लाने के लिए, वापस रंग लाने की समस्या भी उसको ठीक करते हैं रंग लाने के लिए भी, और कई तरह के जो है सर्जरीज भी हैं उसके अंदर। प्लास्टिक सर्जरी है जिसके अंदर की पंच ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं वो करते हैं, आजकल लेजर से भी ग्राफ्टिंग करते हैं, एक स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं जिसके अंदर अगर स्टेबल विटिलिगो है मतलब बढ़ नहीं रहा है तो फिर दूसरी जगह से स्किन लेके हम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसको जागरूकता करने के लिए अभी हमारे ऑल इंडिया की जो डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन है उन्होंने अभी विटिलिगो डे बनाया था 1 महीने पहले, वो भी लोगों को इसमें जागरूक करने के लिए कि विटिलिगो जो है किसी तरह से कोई समस्या नहीं है, एक तरह से उसके बॉडी लिए कोई नुकसान नहीं है विटिलिगो वाले पेशेंट को, लेकिन क्योंकि देखने से बुरा लगता है इसलिए उसको बड़ा एम्बरेसमेंट होता है। तो एक तो हमें एजुकेट भी करना पड़ेगा सोसाइटी को भी और पेशेंट को कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जैसे देखने से केवल एक सफ़ेद चकता है उससे अपने को क्या समस्या हो सकती है उस पेशेंट को, तो लेकिन कई बार उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, शादी विवाह में दिक्कत आती है बच्चों के लिए। तो हमें न केवल पेशेंट्स को ठीक करना है, उसको रोकना है, और अगर मान लो हो गया तो हम कोशिश करके उसके अंदर रंग बनाने के लिए दवाई दें, और फिर लेकिन जागरूक भी करें, मरीज को भी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप सोचिए कि ये है तो है, बस आप वी हैव टू लिव विद इट एट टाइम्स। अगर ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक भी हो जाते हैं 70% करीब 60 to 70% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ये पेशेंट। और समाज को भी एक जागरूकता लाने की जरूरत है कि ये कोई ऐसी सीरियस, बहुत से लोग इसको लेप्रोसी के साथ कंफ्यूज करते हैं। लेप्रोसी बिल्कुल अलग चीज़ है, वो एक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है और जिसके अंदर की सुन्नपन आ जाते हैं बॉडी के अंदर, सुन्न चकत्ते बन जाते हैं। जो ल्यूकोडर्मा होता है उसके अंदर केवल सफ़ेद स्पॉट बनते हैं बॉडी में, और इसमें जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है जिसके कारण रंग बनता है वो वाली सेल्स नष्ट हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि सफ़ेद चकत्तों के बारे में बताया आपने, इसका आपने लेज़र टेक्निक से उपाय भी बताया और क्राफ्टिंग के बारे में बताया आपने। तो एक आम लोगों में एक धारणा रहती है क्राफ्टिंग में, लेज़र टेक्निक में एक डर है आम लोगों के अंदर, तो क्या इसमें कुछ दर्द वगैरह होता है, किस तरह से होती है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि विटिलिगो जो पेशेंट है उसमें अलग अलग तरह के मरीज के अंदर अलग अलग इलाज है। हमारा पहला उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हम उसको ठीक करें प्लास्टिक सर्जरी उसे मेडिसिन के द्वारा, उसको रोकें, उसको रंग प्रोड्यूस करें जितना मैक्सिमम हो सके उतना मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा। और ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर की विटिलिगो की प्रोग्रेस रुक गई है और कम से कम 1 साल से या 2 साल से जिसके अंदर की नया चकत्ता नहीं आ रहा है, उनको ही हम केवल सर्जरी के लिए लेते हैं। और ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ये दोनों ही आउटडोर प्रोसीजर है, इसमें डरने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है और बहुत सेफ प्रोसीजर है, किसी भी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेजर के अंदर तो दर्द नहीं होता है, और जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं उसमें लोकल एनेस्थीसिया लगा के और फिर हम उसको सर्जरी करते हैं, कोई खास उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। जी, मेडिटॉक्स में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ हैं डॉक्टर US अग्रवाल, जिन्होंने काफ़ी कुछ बीमारियों के बारे में बताया, ल्यूकोडर्मा के बारे में बताया, जलने के निशान के बारे में बताया डॉक्टर साहब ने, और बरसात में, गर्मी में किस तरह से अपनी त्वचा को, खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये बताया डॉक्टर साहब ने। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर साहब से बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।
नमस्कार, मैं डिटॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर यूएस अग्रवाल, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर यूएस अग्रवाल एसएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। स्किन डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोफेसर है स्किन डिपार्टमेंट के एसएमएस अस्पताल में। डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे त्वचा से संबंधित बीमारियों के बारे में। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त इस मौसम में किन बीमारियों के पेशेंट आपके पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? जी, हमारे यहाँ स्किन डिपार्टमेंट में मैं एसएमएस अस्पताल के अंदर कार्यरत हूँ एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर एंड हेड हूँ मैं वहाँ पर। और हमारे यहाँ स्किन में जो पेशेंट्स आते हैं वो इन दिनों बरसात के मौसम में इन्फेक्शन वाले ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। जो इन्फेक्शन से रिलेटेड मतलब जो हमारे पायोडर्मा मतलब जो फोड़े फुंसी वाले पेशेंट्स हैं, जो इसके बीच मतलब जो खुजली के पेशेंट्स हैं, और फंगल इन्फेक्शंस जैसे टीनिया इन्फेक्शन, ये वाले पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो है पसीने से रिलेटेड पेशेंट्स जो बीमारियां हैं उनके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जिनमें कि गमोरियाँ हो गई और रंग की एलर्जी, क्योंकि पसीने के कारण हमारे कपड़ों का रंग वगैरह जो है वो ब्लीच हो जाता है और जहाँ जहाँ त्वचा के अंदर जहाँ जहाँ भी कांटेक्ट में आता है उस जगह जो है एलर्जी हो जाती है। तो ज़्यादातर यही पेशेंट हमारे यहाँ इस समय आते हैं। जी जो डॉक्टर साहब पेशेंट आ रहे हैं आपके पास पसीने से रिलेटेड बीमारियों के आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पसीना भी मौसम बदलता रहता है, तो पसीने से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनका किस तरह से समाधान होता है और कितना विकराल रूप धारण कर सकती हैं बीमारियां? जो पसीना जो मैं आपको समझाऊं कि हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छे एक तरह की ऑर्गन है जो कि कुदरत ने हमें न केवल हमारी शरीर को ढकने के लिए दिया है, ये जो कि नेचुरली अगर मान लो पूरा स्किन वो खुला रहेगा हमारा शरीर, तो सारा बैक्टीरिया, वायरस, जो भी बाहर का एनवायरमेंटल जो भी इंजरी होगी वो हमारे शरीर में घुस जाएगी। तो स्किन एक आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है, मतलब प्रोटेक्शन के मतलब आपको जो है बचाने के लिए पूरी शरीर के लिए कवरिंग है। पर न केवल कुदरत ने हमें इसको बचाने के लिए काम दिया, लेकिन इसके और भी कई फंक्शंस दिए हैं, जिसमें कि पसीना बनना एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। और ये एक तरह से मान लीजिए कि एक थर्मोस्टेट का काम करती है हमारी बॉडी। अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है किसी कारण से, या मौसम से, या हमारे बुखार है किसी कारण से, तो हमारे इसको कंट्रोल करने के लिए पसीना निकलता है बॉडी से। और क्योंकि ये बरसात के मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, इसलिए इस पसीने के कारण जो है ये ज़्यादा पसीना निकलता है। लेकिन ओवर प्रोडक्शन से जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, और इन्हीं को हम गमोरी कहते हैं। तो गमोरी होने से मरीज़ को बहुत दिक्कत होती है, इनको खुजली चलना, कई बार ज़्यादा खुजा लेते हैं तो उससे सेकंड इन्फेक्शन हो जाता है, और पायोडर्मा, सेकंड इन्फेक्शन, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो उसके लिए कपड़े अपने को ढीले पहनने चाहिए, और हो सके तो कम रंग वाले, जो कि वाइट कलर या हल्के कलर के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहनिए, और टैल्कम पाउडर का प्रयोग करिए। और कब अगर मान लो गमोरी होने की संभावना हो तो ठंडे पानी की पट्टी से सेक लीजिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि फोड़े फुंसी के लिए आपने बताया था, फोड़े फुंसी के मरीज़ आ रहे हैं, फोड़े फुंसी होते हैं आज लोगों में, तो उसे इग्नोर कर देते हैं, होते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते, उसको एक जिसे कहते हैं फर्स्ट मेडिसिन से उसे घर पर ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसे आजकल लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन पर, तो क्या ये ठीक है? क्या फोड़े फुंसी होने पर डॉक्टर की सलाह ली जानी चाहिए? जी, फोड़े फुंसी में डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे बुखार होना और आपका डेली रूटीन में फंक प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर मान लो आपने ठीक नहीं किया तो सेलुलाइटिस, कार्बंकल, इस तरह कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो डॉक्टर की सलाह तो लेना ही है, और इसका इलाज बहुत सिंपल है। ज़रूरी नहीं है फोड़े फुंसी के लिए हम चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं, आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जा सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन के पास या बच्चों के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और क्योंकि इलाज बहुत सिंपल है, एक एंटीबायोटिक कोर्स देना पड़ता है, और कई बार तो केवल लगाने वाली जो टॉपिकल एंटीबायोटिक होती है उन्हीं से ठीक हो जाता है फोड़े फुंसी का। जी डॉक्टर साहब, गर्मी हो, बरसात हो, आमतौर पर देखा गया है कि लोगों की जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, और हर मौसम में कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाती है उन्हें। जी। तो इस एलर्जी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे दूर रहा जा सकता है? गर्मी में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बारिश में एलर्जी हो जाती है लोगों की स्किन पर, तो किस तरह से इससे दूर रहा जा सकता है? हाँ जी, देखो मैंने जैसा आपको बताया कि जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है,
और अपन इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी स्किन कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंदर का जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है, हार्ट, ब्रेन वगैरह, वो तो महत्वपूर्ण हमारे ऑर्गन है ही, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्किन भगवान ने बनाई है, न केवल वो जो है आपको प्रोटेक्शन दे रही है, उसमें और भी कई वाइटल फंक्शंस हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जब स्किन के अंदर कलर चेंजेस हो जाते हैं, तो ये देखने में भी हमारी स्किन को सुंदर लगना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स होती है स्किन की, वो दिखती हैं आदमी को सामने। अब मान लो किसी को अंदर वाली प्रॉब्लम है तो वो दिखता नहीं है पेशेंट, तो इसलिए उसको ज़्यादा बॉदर नहीं है, सोसाइटी बॉदर नहीं है। तो जैसे ही हमारे स्किन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो चाहता है कि तुरंत इलाज हो। और क्योंकि इतनी सारी चीज़ों से कॉन्टैक्ट में आती है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, उनके कॉन्टैक्ट में आती है। फिर इतने सारे एनवायरमेंटल केमिकल्स, साबुन, तेल, जो भी एनवायरनमेंट में मान लो कोई इंजूरियस सब्सटेंस है, और ये सब कांटेक्ट में आने से स्किन में कई तरह की एलर्जी हो जाती है। तो इसको हम कांटेक्ट एलर्जी कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है महिलाएं, उनसे एलर्जी हो सकती है। बिंदी डर्मेटाइटिस हो सकती है, बिंदिस हो जाएगी, लिपस्टिक्स हो जाएगी, जो भी हम कॉस्मेटिक काम में लेते हैं, इवन फेस, आई लाइनर्स, थाउजेंड ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि देते हैं। महिलाएं जो अपने घर में काम करती हैं, उनको साबुन से, डिटर्जेंट से, और बहुत सारी वेजिटेबल से, पता नहीं क्या क्या आप सोच सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट से, सबसे एलर्जी हो जाती है। तो इन सबको काम में भी लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम उसको काम लेना बंद कर दें। तो इन सबके साथ हमको सावधानी से बरतें, और हमें मान लो पता चल जाए कि इस चीज़ से एलर्जी है, तो वो हमें फिर छोड़नी पड़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? एलर्जी है तो काम छोड़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका? जी, अगर मान लो आपको इस चीज़ से एलर्जी है तो वो तो छोड़नी पड़ेगी आपको, पहले चीज़ तो ना। और आपको जानकर बड़ा थोड़ा सा विस्मय हो गया कि जो हवा से जो कॉन्टैक्ट से बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है। जैसे प्लांट्स की एलर्जी है तो उसमें जो पोलन्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, उनसे एलर्जी जाती है। मान लो प्लांट्स की एलर्जी है तो वो पोलन्स उड़ के हवा से लगते हैं, उसे हम एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसी तरह से बहुत से पेशेंट हमारे सनलाइट से एलर्जी करते हैं, धूप से एलर्जी हो जाती है, उनमें एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे एलर्जी हो जाती है। तो आप देखिए कि जो रोजाना की मर्रा के काम की चीज़ें, हमारे एयर से के बिना तो कोई रह नहीं सकता, सन के बिना, एक्सपोजर के बिना रह नहीं सकता। तो ये सब चीज़ों से भी एलर्जी होने से बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन हम लोग उनको, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके कि आपको इस चीज़ से पर्टिकुलर एलर्जी है, उसका हम उनको छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। और न केवल ये, उनका हम इलाज करते हैं, कुछ दवाइयाँ भी होती है जिनसे कि परमानेंट भी ठीक हो सकते हैं। तो बहुत सारे, हर पेशेंट को अलग अलग तरह की आवश्यकता के अनुसार हम ठीक करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ताजिंदगी एलर्जी होती है। हमारे जितने पेशेंट आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा समय लगता है, पर जैसा मैंने बताया, क्योंकि स्किन के ऊपर से दिखता है, इसलिए पेशेंट सोचता है कि शायद ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सारी एलर्जी ठीक हो जाती है। और अगर कॉन्टैक्ट एलर्जी है, मान लो आपको पता लग गया कि इस चीज़ की एलर्जी है, तो वो तो आपको अवॉइड लंबे समय तक करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने एलर्जी से संबंधित बीमारियों के बारे में बताया, डिजीज़ के बारे में बताया, उनका समाधान बताया। एक यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे हम, जलने से आमतौर पर देखा गया है कि गृहिणियाँ काम करती हैं घर में, छोटे मोटे जल जाती हैं, जलने के निशान रह जाते हैं, तो क्या उसका कोई इलाज है? जी, जलने से जो निशान बनते हैं, हम सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं कि निशान बने ही नहीं। तो अगर मान लो पेशेंट हमारे पास टाइम से आ जाते हैं तो उनको हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो स्किन की जो हीलिंग है उसको नॉर्मल होने दो। बार बार में डिस्टर्ब मत करो सीलिंग को, कि आपने लिया, उसमें ये लगा, कई तरह के ऑइंटमेंट लगा लिए, कई तरह के ट्यूब्स लगा लिए, फिर जो ऊपर से जो पपड़ी आती है उसके हीलिंग के टाइम पे उसको बार बार में उखाड़िए नहीं। नेचुरल वे में हीलिंग होगी तो स्कार ठीक बनेगा। और जितना ज़्यादा हम उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बार बार में उसको कुछ लगा के या उखाड़ के उसको करेंगे, तो एक तो स्कार गहरा बनेगा। तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्कार बने ही नहीं। और अगर बन जाता है तो डिपेंड करता है कितनी डेप्थ पे स्कार बना है। मान लो केवल स्किन के सुपरफिशियल लेयर की डैमेज हुई है और केवल रंग चेंज करने के कारण स्कारिंग हुई है, तो हम उसको, तो हम डिपिगमेंटिक क्रीम्स होती हैं उनको देकर हम ठीक कर देते हैं। मतलब रंग कम करने वाली जो क्रीम्स होती है, ज़्यादातर ज़्यादा रंग बन जाता है तो हाइपर पिगमेंटेशन कहलाता है वो, और उसको हम लगातार उसको लगा के ऑइंटमेंट्स वगैरह ठीक कर देते हैं, डिपिगमेंटिक क्रीम से। लेकिन अगर मान लो डीप स्कार बना है, डीप स्कार मतलब गहरा स्कार अगर बना है, तो फिर उसको सर्जरी से, डर्मोएब्रेजन से, प्लास्टिक सर्जरी से, स्कार रिविजन से, इस तरह से ठीक कर सकते हैं। और तीसरे तरह के जो स्कार बनते हैं बर्न के बाद, जो कि गहरे स्कार होते हैं, वो कीलॉइड कहलाते हैं। कीलॉइड मतलब जितनी हीलिंग के टाइम पे जितनी स्किन बननी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर स्किन बन गई। जैसे उठे हुए आपको
चकते बन जाते हैं बॉडी के अंदर, और उनको ठीक करने के लिए हमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसके अंदर इंटरनल लीजन इंजेक्शन लगाते हैं, लीजन के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, क्रीम्स देते हैं, कुछ प्रेशर बैंडेज आती है। तो जिस तरह का स्कार है उसी के हिसाब से हमें उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक बीमारी होती है सफ़ेद दाग हो जाते हैं, लोगों की त्वचा पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, ल्यूकोडर्मा जिसे कहते हैं, क्या इसका इलाज संभव है? जो सफ़ेद दाग जो होते हैं उनको हम आपकी सामान्य भाषा में हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं इसको, और हमारे मेडिकल टर्म्स के अंदर में से विटिलाइको कहते हैं, विटिलाइको कहते हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर 1 से लेकर 5% तक लोगों के अंदर ये बीमारी है, और ये बड़ी मैं कहूँगा कि गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि ये देखने से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को भी ल्यूकोडर्मा है। तो उसको न केवल एक सोशल उसको एम्बैरेसमेंट होता है और सोशली उसको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, साइकोलॉजिकली उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ऐसे पेशेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि हम जैसे ही पेशेंट आए उसमें बीमारी को बढ़ना रोकें, क्योंकि अगर बीमारी बढ़ती रहेगी तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। मान लो आपने ल्यूकोडर्मा को सारे शरीर में फैला लिया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। और अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट अच्छे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं तो हम लोग रोक देते हैं उस बीमारी को, और रोकने का मतलब हो गया कि कम से कम 70% तो उसकी समस्या सॉल्व हो गई। तो बाकी जो 30% समस्या उसकी ठीक करने की है वो हम लोग कई तरह की हमारे पास मेडिसिन हैं, जिसमें कि रंग लाने के लिए, वापस रंग लाने की समस्या भी उसको ठीक करते हैं रंग लाने के लिए भी, और कई तरह की जो है सर्जरीज भी हैं उसके अंदर, प्लास्टिक सर्जरी है जिसके अंदर की पंच ग्राफ्टिंग जिसे करते हैं वो करते हैं, आजकल लेजर से भी ग्राफ्टिंग करते हैं, एक स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं जिसके अंदर अगर स्टेबल विटिलिगो है मतलब बढ़ नहीं रहा है तो फिर दूसरी जगह से स्किन लेके हम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसको जागरूकता करने के लिए अभी हमारे ऑल इंडिया की जो डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन है उन्होंने अभी विटिलिगो डे बनाया था 1 महीने पहले, वो भी लोगों को इसमें जागरूक करने के लिए कि विटिलिगो जो है किसी तरह से कोई समस्या नहीं है, एक तरह से उसके बॉडी लिए कोई नुकसान नहीं है विटिलिगो वाले पेशेंट को, लेकिन क्योंकि देखने से बुरा लगता है इसलिए उसको बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। तो एक तो हमें एजुकेट भी करना पड़ेगा सोसाइटी को भी और पेशेंट को कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जैसे देखने से केवल एक सफ़ेद चकता है उससे अपने को क्या समस्या हो सकती है उस पेशेंट को, तो लेकिन कई बार उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, शादी विवाह में दिक्कत आती है बच्चों के लिए। तो हमें न केवल पेशेंट्स को ठीक करना है, उसको रोकना है, और अगर मान लो हो गया तो हम कोशिश करके उसके अंदर रंग बनाने के लिए दवाई दें, और फिर लेकिन जागरूक भी करें, मरीज़ को भी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप सोचिए कि ये है तो है, बस आप वी हैव टू लिव विद इट एट टाइम्स। अगर ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक भी हो जाते हैं 70% करीब 60 to 70% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ये पेशेंट। और समाज को भी एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि ये कोई ऐसी सीरियस, बहुत से लोग इसको लेप्रोसी के साथ कंफ्यूज करते हैं। लेप्रोसी बिल्कुल अलग चीज़ है, वो एक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है और जिसके अंदर की सुन्नपन आ जाते हैं बॉडी के अंदर, सुन्न चकत्ते बन जाते हैं। जो ल्यूकोडर्मा होता है उसके अंदर केवल सफ़ेद स्पॉट बनते हैं बॉडी में, और इसमें जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है जिसके कारण रंग बनता है वो वाली सेल्स नष्ट हो जाती है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि सफ़ेद चकत्तों के बारे में बताया आपने, इसका आपने लेज़र टेक्निक से उपाय भी बताया और क्राफ्टिंग के बारे में बताया आपने। तो एक आम लोगों में एक धारणा रहती है क्राफ्टिंग में, लेज़र टेक्निक में एक डर है आम लोगों के अंदर, तो क्या इसमें कुछ दर्द वगैरह होता है, किस तरह से होती है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि विटिलिगो को जो पेशेंट है उसमें अलग अलग तरह के मरीज़ के अंदर अलग अलग इलाज है। हमारा पहला उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हम उसको ठीक करें प्लास्टिक सर्जरी उसे मेडिसिन के द्वारा, उसको रोकें, उसको रंग प्रोड्यूस करें जितना मैक्सिमम हो सके उतना मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा। और ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर की विटिलिगो की प्रोग्रेस रुक गई है और कम से कम 1 साल से या 2 साल से जिसके अंदर की नया चकत्ता नहीं आ रहा है, उनको ही हम केवल सर्जरी के लिए लेते हैं। और ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ये दोनों ही आउटडोर प्रोसीजर है, इसमें डरने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है और बहुत सेफ प्रोसीजर है, किसी भी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेजर के अंदर तो दर्द नहीं होता है, और जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं उसमें लोकल एनेस्थीसिया लगा के और फिर हम उसको सर्जरी करते हैं, कोई खास उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। जी, मेडिटॉक्स में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ हैं डॉक्टर यूएस अग्रवाल, जिन्होंने काफ़ी कुछ बीमारियों के बारे में बताया, ल्यूकोडर्मा के बारे में बताया, जलने के निशान के बारे में बताया डॉक्टर साहब ने, और बरसात में, गर्मी में किस तरह से अपनी त्वचा को, खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये बताया डॉक्टर साहब ने। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर साहब से बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।